ये मैं इधर पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री। सर की गाइडेंस में आइए सर, इसके लिए सर बहुत आपका सर अभी मोटिवेट हो जाएंगे तुरंत सर। ठीक है बताओ। जैसे द्रोणाचार्य को अर्जुन गया। एक चीज और बताता हूँ सर, 82 नोबेल प्राइज विनर जाएगा, वो भी 1 लाख रुपए पर मंथ बच जाएगा। आपको जर्मन में एग्जामिनेशन देना पड़ेगा वो। सर ने इतना बढ़िया टॉपिक ये क्लियर किया था कि अब आईआईटी जेई का जो कंटेंट है वो आने वाला है अनुभव शुक्ला के द्वारा। और तुम्हें ध्यान होगा कि तुमने केमिस्ट्री की कॉपी भी नहीं बनाई थी, याद है सर? बना। सो हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू ऑन दिस चैनल एंट्रेंस वर्ल्ड। और आज हमारे साथ हमारे शिष्य अनुभव शुक्ला जी हैं और इनकी क्या जर्नी रही है। इन्होंने क्लास 12 के साथ साथ ही आईआईटी निकाला है और आईआईटी में आईआईटी कानपुर इनको मिला है। उसके बाद इन्होंने आईआईटी कानपुर छोड़ भी दिया है। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनके हाई स्कूल इंटर का परसेंटेज क्या रहा है और कैसे इन्होंने टाइम मैनेजमेंट किया है, क्या ये स्ट्रेटजी फॉलो करते थे, वो सारी चीजें आप सभी के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो अनुभव शुक्ला है वो एसआर ग्लोबल स्कूल से हैं और मैं वहां पे केमिस्ट्री एचओडी की पद पे तैनात हूं। और आज के 1-1.5 साल पहले इनका एक बैच हुआ करता था क्लास 12 A1, उसमें मैं इनको पढ़ाता था, मेंटोरशिप प्रोवाइड करता था। तो अनुभव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। हाँ सर, तो आपको भी बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने ये चैनल बच्चों की हेल्प के लिए बनाया है। अच्छा जी, और ये मुझे अभी इसी ईयर पता चला है क्योंकि मैं सर, आप जैसे जानते हैं, मैं सोशल मीडिया पे बहुत ही कम हूँ, बहुत कम एक्टिव थे सोशल मीडिया जी पे। जी। इसीलिए तो आज आईआईटी कानपुर को छोड़ रहे हो, जर्मनी जा रहे हो। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं स्ट्रेटजी। तो आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपने आईआईटी क्यों छोड़ा, ठीक है? बिल्कुल सर। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई आईआईटीएन बाबा बहुत मशहूर है, तो वैसे ही आईआईटीएन शुक्ला जो है कुछ दिन बाद कैसे होने वाले हैं, क्योंकि आईआईटी कानपुर छोड़ रहे हैं, इसका मतलब बहुत बड़ी बात है। तो ये जो रैंक लिखी है आपकी जनरल रैंक है ना? जी सर, सीआरएल। हाँ, तो ये इनकी जो रैंक है वो देख सकते हो कि लगभग 3600 रैंक आई है और 3600 रैंक आना बहुत बड़ी बात है क्लास 12 के साथ साथ, है ना? तो चलो हम लोग डिस्कस, पहले थोड़ा सा आप लोगों को शॉर्ट रिव्यू दे देते हैं अनुभव शुक्ला का। तो देखिए जरा, ये अनुभव शुक्ला का जो है हाई स्कूल का, सॉरी 12th का जो है मार्कशीट है। 12th के मार्कशीट में आपने कितना परसेंट अचीव किया था? सर आप देख सकते हैं कि मेरे केमिस्ट्री में 94 मार्क्स हैं। क्योंकि सर ये इसलिए भी है क्योंकि आप पढ़ाते थे और शायद मुझे केमिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि फिजिक्स में मेरे 90 मार्क्स हैं और मैथमेटिक्स में अप्रोक्सीमेटली 90, बट 1 मार्क्स लेस है, 89 है। और बाकी आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस में भी 88 मार्क्स हैं। इंग्लिश में इसलिए कम रह गए क्योंकि मेरा फोकस जो था मेन इन 4 सब्जेक्ट्स पे था। अच्छा, क्योंकि सर मैं जो जेई की प्रिपरेशन करता था, और या तो जो जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिन्होंने स्टार्ट भी कर दिया होगा, वो ये जानते होंगे सर कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ही उस एग्जामिनेशन में आता है। अच्छा, इस पे फोकस करना ही हमारा 12th के साथ एम है। बट बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको अगर अच्छा परसेंटेज लाना है तो आपको इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन या जो भी आप एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट ले रहे हैं उसमें भी आपको अच्छा करना पड़ेगा। अच्छा जी। एक बात बताइए, माइक आपकी इधर आ जाइए थोड़ा सा, ये माइक आपकी चल रही है ना? हाँ ठीक, बहुत बढ़िया, क्योंकि भाई इतना इंपॉर्टेंट टाइम है और इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है तो माइक चलनी चाहिए। एक चीज मुझे बताइए, ये जो आपका 12th का परसेंटेज है वो टोटल कितना आया है? सर 90.6। आप देख सकते हो 90.6 क्लास 12th में वैभव ने, सॉरी अनुभव ने अचीव किया है और इसके साथ साथ इन्होंने आईआईटी निकाल लिया है। दूसरी चीज है अनुभव, ये बताइए यहाँ पे जो तुमने ये 28 मार्क्स मिले हैं प्रैक्टिकल के जी, ये आई थिंक 30 मिलने चाहिए तुम्हें। बिल्कुल सर, 30 मिलने चाहिए थे। अच्छा, तो ये किसी टीचर के द्वारा भूल हो गई होगी, मुझे पहले से विश्वास था, इसलिए मैंने पूरे के पूरे, आप देख सकते हो कि आपको मैंने 30 जो है दिलवा रखा था एग्जामिनर से, ये देखिए जी, है कि नहीं? लेकिन अगर 2 नंबर और बढ़ जाते तो ये हमको लगता है 90 पूरा जो है 91 क्रॉस कर जाता, 91 हो जाता। सर एक्चुअली हुआ क्या था कि क्लास में जो ये नंबर आए थे आपके प्रैक्टिकल वाले, जो 2 मार्क्स कट गए हैं, ये बच्चों की गलती की वजह से आए थे। अच्छा। सर मैं था नहीं उस समय क्लास में। अच्छा। बट बच्चे जो थे थोड़े शैतानी कर रहे थे और प्रिंसिपल सर राउंड पे थे। हाँ। तो उनकी वजह से पूरे क्लास में सभी बच्चों के, जो A1 के सभी बच्चे हैं, अच्छा। सबके 2 मार्क्स डिटेक्ट हो गए प्रैक्टिकल में से सर, और वो डे भी प्रैक्टिकल वाला ही था सर। अरे यार, सबके सर बहुत, ये तो तो भाई सर ये बहुत, और जबकि मैं जो था, मैं आपकी तरह केमिस्ट्री वाले टीचर और भी हैं, ठीक है, उनसे मैं बात करने गया था, उनसे मैं डिस्कस करने गया था केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के बारे में। अच्छा। जैसे आपसे भी किया है मैंने। हाँ। तो मैं था भी नहीं सर क्लास में और ये 2 मार्क्स मेरे डिटेक्ट हो गए सर। चलो ये कभी कभी हो जाता है भाई, है ना? कोई बात नहीं, तो ये 2 नंबर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आज तुमने जो अचीव किया है ना वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतनी बड़ी अचीवमेंट हर एक किसी बच्चे को नसीब नहीं होती है, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इनमें सब में
आपको सबसे फेवरेट आपका सब्जेक्ट क्या था? सर फेवरेट सब्जेक्ट मेरा सर अगर मैं 12th क्लास में जो बोर्ड की जर्नी देखूं सिर्फ, तो सर उस के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री इज माय फेवरेट। अच्छा। बट अगर मैं जे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो फिजिक्स वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट। अच्छा अच्छा। और मैथमेटिक्स सर स्ट्रांग था बट फेवरेट नहीं था। अच्छा, फेवरेट नहीं है जी। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम ये कहें कि क्लास के दौरान तुम्हें सबसे ज्यादा मजा किसकी क्लास में आती थी? सर ऑफ कोर्स केमिस्ट्री की क्लास में बहुत ही फन था और बहुत ही लाइट लगता था। और हमारे सर क्लास टीचर जो कंप्यूटर साइंस पढ़ाते थे उनकी भी क्लास में बहुत अच्छा बिलाल लगता था। सर। जी बिलाल सर, आप हो अगर तो मेरी तरफ से आपको हेलो सर। बिल्कुल जी। तो ये रहा है क्लास 12th का परसेंटेज। जरूरी नहीं है कि भाई आईआईटी निकालने के लिए, थोड़ा इधर आ जाओ, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि क्लास 12th में आईआईटी निकालने के लिए आपका परसेंटेज यही जाए। बात मानोगे कि नहीं? बिल्कुल सर। क्योंकि भाई बहुत सारी चीजें बीच में जब प्रिपरेशन करते हैं बच्चे तो फिर बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ता है। चलो अब इनका जो है अनुभव का हम लोग डिस्कस करते हैं, हाई स्कूल का रिजल्ट ये क्या है। तो यहाँ पे हम लोग सेफ्टी पर्पज से जो है हमने ये चीज हाइड कर दिया है। बाकी आप देख सकते हो कि ये जो है इनका हाई स्कूल का परसेंटेज क्या रहा है। हाई स्कूल में खूब अचीवमेंट किए हैं, 96, 94, 93, 96, 99 है ना, 99। तो ये ओवरऑल कितना परसेंट बना था सर? 97 अराउंड बना था। तो आप देख सकते हो 97 हाई स्कूल का था और 90.6 इनका 12th का था और ये इनका हाई स्कूल का था। तो इसकी वजह से आपको ये तो नहीं लगता है कि भाई हमारा बहुत कम हो गया, ग्राफ हमारा गिर गया? नहीं सर, एक्चुअली 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे तो इसकी वजह से 11th में मैंने थोड़ा स्टडी को कम कर दिया था और थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया था 11th क्लास में। बट मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा। इसकी वजह से और मेरे मार्क्स कम हो गए हैं और आप लोगों को एंजॉय करने को मिलेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 11th क्लास में आपके चाहे जितने भी अच्छे परसेंटेज आए हो, एक महीना आप चिल करिए बट उसके बाद फिर आप पढ़ाई में लग जाइए। ठीक है? जैसे अच्छा ये अनुभव बताओ मुझे कि तुम बैक बेंचर थे कि फ्रंट बेंचर थे? सर मैं बैक बेंचर था सर। हाँ, 10th तक सर मैं फ्रंट बेंचर था क्योंकि सर उस समय मैं नॉलेज गेन कर रहा था। पूरा स्टडी के जो पूरा वर्ड है उसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके बारे में डेप्थ में स्टडी कर रहा था और फ्यूचर में मैं क्या कर रहा हूँ उसके बारे में सोचता था। बट जब 11th में आया तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 11th में मैं पढ़ाई को थोड़ा सा कम कर रहा था, इसकी वजह से मैं बैक बेंचर बन गया। तो मैं मेरी 11th और 12th में मैं लास्ट बेंच पे बैठ के पढ़ता था। ये हमने इसलिए पूछा जी क्योंकि अगर तुम झूठ बोलते कि हम सर फ्रंट बेंच पे बैठते थे तो अभी तुमको यही पिटाई स्टार्ट हो जाती, क्योंकि हमें तो मालूम था कि उस क्लास के दौरान तो हमेसा उधर कॉर्नर वाली सीट लेते थे। बिल्कुल सर, क्योंकि ये होता था कि मैं क्लास में जेई की प्रिपरेशन भी करता था बैठ के बैक बेंच पे, जैसे कि अभी सर बताएंगे कि किस तरह का मेरी जर्नी रही है पूरे स्कूल में जब मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा था बोर्ड के साथ। जी बताइए सर आप। जर्नी तुम्हारी यही थी कि भाई तुम क्लास 12th में जब A1 में थे तो पीछे वाली जो है सीट एक थी उसको कवर कर लेते थे, लेकिन एक आदत बहुत अच्छी थी कि जब तुम पढ़ते थे तो वहां पे तुम सिंगल ही नजर आते थे, मुझे अकेले ही बैठ के बुक के पढ़ा करते थे, किताबें पढ़ा करते थे, है ना? जी सर। तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट लगता था। और तुम्हें ध्यान होगा कि तुमने केमिस्ट्री की कॉपी भी नहीं बनाई थी, याद है? सर बनाई थी लेकिन उसके अंदर आधा कंटेंट गायब था सर। और चैप्टर भी हमें लगता है पूरे गायब थे सर, है ना? तो चैप्टर्स तो थे ही सर। अब इसके पीछे दूसरे की अगर कॉपी नहीं बनती थी तो उसको फिर पिटाई उसकी की जाती, उसको पनिशमेंट देते थे, लेकिन तुम्हें क्यों नहीं देते थे? इसका रीजन पता है? नहीं सर, इसका रीजन ये पता था हमें, क्योंकि जब भी तुमसे हमने कोई टॉपिक पूछते थे कि ये बताओ चलो कोऑर्डिनेशन में इसकी समरी बताइए, तो तुम उसको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर देते थे। तो मुझे लगता था कि इस बच्चे को कॉपी पर इसके फोकस ना करें, ये अपना कंटेंट पे फोकस कर रहा है। काफी उस बच्चे को बनाना चाहिए कि भाई मान लो उसको अगर आता नहीं हो, तो इसलिए मैं इसको छोड़ देता था हमेशा। और आज देखो उसी चीज का जो रिजल्ट जो इनका परिणाम है वो यही है, आईआईटी कानपुर। और आईआईटी कानपुर एक टॉप यूनिवर्सिटी है, उसको भी ये छोड़ चुके हैं। अभी आपको पता चलेगा कि क्यों छोड़ा है, रीजन क्या है उसके पीछे, पैसा का है, मतलब क्या है, अभी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे अगर हम लोग डिस्कस करें तो सर ये जैसा हम देख सकते हैं कि जे एडवांस आईआईटी कानपुर से मुझे मैसेज आया था 22 जून 2025 जी। डियर अनुभव शुक्ला, द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रिपोर्टिंग, सबमिट विलिंगनेस, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, फी पेमेंट फॉर राउंड 1, ठीक है, will end on 22nd of June. Candidates who have been allotted a seat round in 1 and did not complete the online reporting process can submit their willingness this. तो उन्होंने पूरा बाकायदा करा था कि आपको कैसे एडमिशन लेना है। तो ये हमारा था कि मैंने जे एडवांस 2025 ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से मुझे ऑफर आया था आईआईटी कानपुर से, क्योंकि यही सर ऑर्गेनाइजिंग जो कॉलेज था एडवांस का इस ईयर का वो आईआईटी कानपुर था सर। तो अगर आप लोगों को भी यही मूवमेंट चाहिए, यही आपको मैसेज आए,
तो आप लोग बहुत ही मेहनत करिए, ठीक है। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, लोग कहते हैं कि इसमें क्या रखा है, आने वाले फ्यूचर में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि आप लोग बहुत ही मेहनत करिए, सर की गाइडेंस में आइए, मेंटरशिप लीजिए सर की, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट इसलिए लगा दिया क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन वाले बच्चे सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं है सर, झूठ बोल रहे हैं। अरे नहीं, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जेई एडवांस जो है आईआईटी कानपुर की तरफ से इनको जो है मिला था, और जब ये मिला होगा, जब ये आया होगा तो बहुत एक खुशी महसूस हुई होगी अंदर से कि चलो हमें आज आईआईटी कानपुर मिल गया। लेकिन वो खुशी जब कहते हैं कि आगे जब उससे अच्छा आने वाला होता है तो वो पुरानी खुशी को भी छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये रहा इनका ओवरऑल। और यहाँ पे अब ये तुम्हें थोड़ा सा इनसे हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं कि किस टाइप से पढ़ा जाए, किस टाइप से क्या किया जाए। तो आप मुझे ये बताओ कि भाई टाइम मैनेजमेंट क्या है, किस प्रकार से तुम टाइम मैनेजमेंट करते हो। बाकी मुझे जितना मिला मालूम है टाइम मैनेजमेंट के बारे में वो मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूँ, उसके बाद इसमें जो आपको लगे कि सर ये चीज नहीं हुई थी तो मुझे बताना। देखो तुम स्कूल तो हमेशा आते थे, ये हम देखते थे, एक महीने में एक आधा दिन भले छुट्टी मार ले लेकिन वो भी मारते नहीं थे। हाँ बिल्कुल, है ना। यानी तुम स्कूल डेली आते थे, और स्कूल का मतलब है कि 6 घंटा तो स्कूल टाइमिंग होता है, और आने जाने का 1-2 घंटे, लगभग 8 से 9 घंटे आपके वेस्ट होते थे। मतलब वेस्ट नहीं होते थे, बहुत कुछ सीखते भी थे, मतलब स्कूल आते थे। स्कूल मेरा 8 आवर्स स्कूल मेरा अच्छा ले लेता था पूरे दिन का। अच्छा जी। तो अब मुझे जो है यहाँ पे थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताइए, और आप सभी को मैं बता दूं इसके बाद इनकी पूरी स्ट्रेटजी वाली वीडियो आएगी, किस प्रकार से बच्चे को पढ़ना चाहिए, जेईई एडवांस मेंस के लिए कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, ये सारा आपको अब 1 बाय 1 आने वाला। और एक सबसे बड़ा अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूं, क्योंकि अभी इनके पास लगभग 5 से 7 महीने हैं, क्योंकि अभी ये जर्मनी का लेटर अभी नहीं आया है, वो जाने वाले हैं, तो उसके बीच में। नहीं सर, लेटर आ चुका है। अच्छा, लेटर आ चुका है, ऑफर लेटर आ चुका है। अच्छा, एक सर्टिफिकेट होता है, एपीएस सर्टिफिकेट, हाँ। तो दैट इज मेड बाय जर्मन प्रोफिशिएंसी, अच्छा, जो कि कम से कम 2 मंथ्स का टाइम लेती है। देन वी नीड वीजा फॉर दैट, देन वी नीड सम लोन फॉर ब्लॉक्ड अमाउंट, तो उसके लिए लगभग 6 मंथ्स का टाइम लगता है। अच्छा जी। तो ये 6 मंथ का जो अनाउंसमेंट है अभी हमने डिस्कस किया है इस चैनल पे। अब आईआईटी जेईई का जो कंटेंट है वो आने वाला है अनुभव शुक्ला के द्वारा। जितना इस वीडियो को मुझे प्यार मिलेगा और बच्चे अगर कहेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग फिर अनुभव जो है आगे डिस्कस करेंगे सारी चीजें। तो मुझे केवल 4-5 क्वेश्चन का जवाब चाहिए। बिल्कुल सर। देखो मैं अभी डिस्कस करता हूं। एक मैं तुम्हें फोटो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूं, आप उसमें मुझे एक चीज बताइएगा, ठीक है जी। चलो देखो, यहां से एक हम फोटो निकाल रहे हैं और उस फोटो में मुझे तुम कुछ बताना। ये फोटो आपको नजर आ रही होगा, आपको अभी हमने बताया नहीं है इसके बारे में, ना ही तुम्हें हमने कहा था कुछ। देखो ये एक फोटो आपको नजर आ रही होगी, तुम्हारी बैच के टाइम की ही फोटो है। और इसके अंदर नॉस्टैल्जिया आ गया है, पुरानी यादें ताजा कर दी है सर। तो ये मैं इधर पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री, और इसके अंदर 3 सेक्शन बैठे हुए हैं जी। A1 भी बैठा हुआ है, मुझे याद है, क्योंकि इधर तुमको लग रहा होगा कि हाँ मेरे जो है फ्रेंड्स इस साइड में देखो, आई थिंक इस लड़की को इन बच्चों को पहचान में थोड़ा बहुत आ रहा होगा या नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये शायद होगा, नहीं आ रहा है तो मैं दूसरा फोटो भी ले आता हूँ इसी। तब तक मैं ये बता देता हूँ आप लोगों को कि आप लोग एंजॉय करिए स्कूल लाइफ, बट उसके साथ साथ आप पढ़ाई भी करते रहिए, क्योंकि स्कूल लाइफ आपको बहुत याद आने वाली है। आफ्टर जब आप स्कूल का फेयरवेल खत्म होता है, जब आपके बोर्ड खत्म होते हैं 12th क्लास के, तब आपको एक अंदर से बहुत ही सैड फीलिंग आती है, और आप याद करते हैं अपने दोस्तों को, अपने टीचर्स को, और जिन भी लोगों से आप जुड़े हुए हैं स्कूल में। तो मुझे भी बहुत ही याद आती थी, बट मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि जब तक आपका फोकस आपके एम पर नहीं होगा, तब तक आप सफल नहीं होंगे। तो आपको मैं लिटरली बताता हूँ, पूरे 1 ईयर में मेरे सोशल मीडिया में कोई भी फ्रेंड नहीं था, ना किसी से बात होती थी, ना कुछ होता था। मेरा जो पूरा रूटीन था वो मैं अभी थोड़ी देर के बाद सर के साथ बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग फोकस करिए अपने एम को हासिल करने में, जिससे आपके पेरेंट्स प्राउड होंगे, आप भी प्राउड होंगे, आपके टीचर्स प्राउड होंगे, और आपको उसके कई सारे बेनिफिट मिलेंगे। आइए देखते हैं क्या सर। तो बात यह है कि यार वो सेकंड वाला जो फोटो था आपके बैच का वो मुझे नहीं मिल पा रहा है,
लेकिन फिर भी आप अपने दोस्तों के यहाँ पे देख सकते हो जी 2-4 दोस्त आपको जरूर नजर आए जी। फोटो ये जितने भी मेरे दोस्त, ये जितने भी लोग हैं, ये अमन था, अमन अच्छा, पांडे, अच्छा, ये लकी था, और ये नुमान था सर, ये भी अमन था सर, ये तो प्रीतम सर, आपको अगर याद हो, प्रीतम यादव जी सर। तो और ये सर बहुत पतला दुबला बच्चा था अपने क्लास में, नाम शायद मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो ये सर, ये सब थे मेरे क्लास में जो और देख रहे होंगे A1 बैच है, बट सब पीछे बैठे हैं सर। हाँ, सब पीछे बैठे हैं, कोई ना कोई पढ़ाई सर कर रहा है। जी सर, ये देखो जी। तो इसी में अभी मैंने एक फोटो देखा था ना, वो भी हमने डाउनलोड नहीं किया इसमें, उसमें तुम भी बैठी हुई हो, वही शकल एकदम आ रही है, क्योंकि इसी टाइप का चश्मा तब होता था तुम्हारे पास जी, उसमें बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो अब वो यादें अगर हम कहें क्लास की, तो अगर उसमें हम कहें कि क्या बोलना चाहोगे तो आपको कैसा लगेगा इस क्लास में, आप अगर मान लो बैठे हैं अब जी, तो आपको कैसा फील आएगा? सर एज ए स्टूडेंट तो मेरा फोकस था पढ़ाई पे, तो उस समय तो मैं नहीं बता सकता था, लेकिन अब मैं बता सकता हूँ कि जो माहौल था उस समय पढ़ाई का वो बहुत अच्छा था। क्योंकि सर तब जब मैं आया था सर 12th क्लास में, तो उसी समय ये डिजिटल बोर्ड भी आया था सर। जब मैं 12th में एंट्री किया था तभी डिजिटल बोर्ड ने भी हमारे स्कूल में एंट्री की थी, और कई सारे कॉन्सेप्ट्स केमिस्ट्री के हों, फिजिक्स के हों, मैथमेटिक्स के हों, और शायद कंप्यूटर साइंस के भी कई सारे कॉन्सेप्ट लैब में भी थे और यहाँ भी थे। तो उसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ये डिजिटल बोर्ड आपको बना देता है आपकी स्टडी को, जिससे कि आप बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे कि सर पढ़ा रहे हैं हमारे, ये टॉपिक बता सकते हो केमिस्ट्री का कौन सा है? ये सर टॉपिक केमिस्ट्री का अगर बताएं, एक्टिवेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रो केमिकल काइनेटिक्स, राइट जी, केमिकल काइनेटिक्स का ये पार्ट है एक्टिवेशन एनर्जी। तो मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ सर कि होता क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, अगर जिनको जो 12th में हो उनको बताता हूँ मैं क्या होता है। जैसे कि कोई भी रिएक्शन होती है, उसके जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके पास इनफ एनर्जी नहीं होती है, उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जब वो वहां तक पहुंच जाते हैं, रिएक्टेंट उतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं, तब वो जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम लोग ऐड करते हैं कि जितनी रिएक्टेंट्स के पास इनिशियल टाइम पे एनर्जी थी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, जब उसको ऐड कर देंगे तब हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी आती है। और एक्टिवेशन एनर्जी इज गिवन बाय द एक्सटीरियर मीडियम, आई थिंक। तो या तो वो कैटलिस्ट दे सकता है ना, जो भी है वो सब दे सकते हैं। तो बढ़िया अच्छा टॉपिक था सर। और अगर आपको इंडोथर्मिक रिएक्शन देखनी है तो आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव आएगा एनर्जी का डिफरेंस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में। एक्सोथर्मिक में इट इज नेगेटिव, आई थिंक। राइट सर, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आप देख सकते हो कि ये हम तब इसको पढ़ाए थे, अभी भी इनको ये चीज बहुत अच्छे से याद है, सारी चीजें वो देखो क्लियर किया था। ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट तुमको नजर आ रही है, बिल्कुल सर। और ये एक्टिवेशन एनर्जी है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये लिखा है थ्रेशोल्ड एनर्जी, है कि नहीं जी। और ये तुमने बताया कि ये देखो डेल्टा एच पॉजिटिव है तो ये रिएक्शन हो गई इंडोथर्मिक, और इसके लिए P और ये RP कम है, R ज्यादा है ये प्रोडक्ट से, तो इसके लिए एनर्जी कैसी आ रही थी, नेगेटिव आ रही थी, तो ये हो गई थी एक्सोथर्मिक। तो सारे कॉन्सेप्ट वही वाले अभी चल रहे हैं जी, और उसी से मुझे लगता है बहुत कुछ आपको। एक चीज और बता देता हूँ सर, जो बताइए। तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक में एनर्जी एंडोथर्मिक में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है सर, और एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है। ये बहुत अच्छा मेरा डाउट था कि सर एक्सो में क्या होता है, एंडो, क्योंकि भूल जाता है बच्चा। सर ने इतना बढ़िया टॉपिक ये क्लियर किया था कि उस दिन के बाद से ये मेरा टॉपिक, ये कंफ्यूजन क्लियर हो गई थी। सर याद होगा आपको, आपने बताया था एक्सो और इंडो। इंडो का मतलब होता है आना, एक्सो का मतलब होता है जाना। तो एक्सो में एनर्जी बाहर जा रही है, इसका मतलब रिलीज हो रही है, इंडो में अंदर आ रही है, इसका मतलब। सर बहुत ही ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट आपने शेयर किया था। ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट आपने केमिस्ट्री में मेरे क्लियर किए हैं, मुझे लगता है कई सारे बच्चों के भी क्लियर हुए होंगे। अभी ये जस्ट टॉपिक मैं इंड भी किया हूँ इधर आस जी। तो ये अभी टॉपिक बस गया, खत्म ही हुआ है, क्योंकि नहीं DF अभी चल रहा है क्लास के अंदर। अभी इनऑर्गेनिक का है। हाँ, ये इनऑर्गेनिक का है जी। ये नहीं, ये फिजिकल का है। नहीं, ये DF। हाँ, ये इनऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक का है। अब इनऑर्गेनिक चलने वाली है, फिजिकल पूरी फिनिश हो चुकी है जी। अच्छा ये बताओ कि कभी कभी क्या होता था ना, जो पूरे क्लास में स्टार्टिंग में जो मैं पढ़ा रहा था क्लास में तुम्हारे, तो बहुत से बच्चों को हम बहुत डांटते भी थे। तो कभी कभी तुमको भी लगता होगा ऐसा ना हो कि आज सर हमारे पे कुछ बोल दे या कभी कुछ भी कह दे। मुझे तो लगता है कि तुमको मैंने कभी भी कुछ भी मतलब पनिशमेंट नहीं किया है, ये मुझे बहुत अच्छे से याद है। हाँ सर, बिल्कुल, है ना जी। और सारे बच्चों को दिल्ली खड़े हो जाओ, ये है वो है, कॉपी चेक कराओ सर, इसके लिए सर बहुत आपका सर। अच्छा जी। तो अब मैं बात करता हूँ, क्या अनुभव शुक्ला
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर रहे हैं, क्या अनुभव शुक्ला सोशल मीडिया पे थे या नहीं थे, अगर थे तो क्यों, और अब है कि नहीं है, तो ये लो मार्कर। और मैं जो पूछ रहा हूँ वन बाय वन बताओ। बिल्कुल सोशल मीडिया आपने कब, हाँ बिल्कुल इधर आ जाओ, सोशल मीडिया आप कब से ज्वाइन किए हैं, कब से नहीं किए हैं अभी तक? जी मेरे हाथ में जो मोबाइल फोन आया है वो 12th क्लास में आया था, ठीक है सर। और वो भी कब आया था, आई थिंक मुझे याद है अक्टूबर में आया था सर। सो अगर हम बात करें सर, सो मेरे पास जो मेरा टैबलेट आया था वो आया था सर अक्टूबर में आया था सर, और 12th क्लास में आया था सर। अच्छा अच्छा जी। और मेरे पास जो टैबलेट था उसकी रोज चेकिंग होती थी। मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। फादर तो बाहर ही रहते थे काम के पर्पस के लिए, मदर देखभाल करती थी, पढ़ाई के भी और घर को भी संभालती थी, हम लोगों की पढ़ाई को भी संभालती थी। तो वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। तो मेरे में सर ना तो इंस्टाग्राम था जो आजकल बहुत फेमस है, आप जानते होंगे सर आप। बिल्कुल बिल्कुल जी। और फेसबुक भी बहुत फेमस है, और टेलीग्राम भी बहुत फेमस है। मैंने नाम तो सुने हैं सर, क्योंकि बच्चे यूज करते हैं। तो सर गेम भी है, फ्री फायर सर, पबजी बीजीएमआई सर, अब तो नया आ रहा है GTA 6। अच्छा। तो जी मैं गेम खेलता था सर, वीडियो गेम खेलता था, बट मोबाइल में नहीं खेलता था। मेरे फादर ने मुझे कंप्यूटर पे वो जो गेम आता है सर, पुराने टाइम वाला, आपको अच्छा। अगर याद होगा, रिमोट वाला जी, वो गेम खेलता था मैं। फुटबॉल गेम मुझे बहुत पसंद है सर। अच्छा। लेकिन उससे क्या होता था सर, आपको आदत नहीं लगती थी, क्योंकि उसको फिर आप कनेक्ट करते थे, ये करते थे, तो उसमें टाइम लगता था, तो मन करता था नहीं खेलेंगे, तो धीरे धीरे वो हट गया। बट ये वाले गेम सर, फ्री फायर, पबजी और ये सब जो नाम मैंने सुने, मेरा छोटा भाई खेलता है सर, मैं उसको बहुत डांटता हूँ, इसलिए स्क्रीन टाइम मैंने उसका सेट कर दिया है। अच्छा। तो अगर मैं अपनी बात करूं सर, तो मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम ये बिल्कुल ही सर यूज ही नहीं किया सर। और यूट्यूब के बारे में अगर आप देखेंगे तो मेरा एक भी इंस्टाग्राम यूज नहीं हुआ होगा, कोई भी आईडी नहीं होगी। अगर आईडी बनी होगी तो सर मेरी सिस्टर की होगी, उसने मेरी फोटोज डाली होंगी, बट मेरा पर्सनल कोई रीजन नहीं है। ना फेसबुक है, टेलीग्राम तो सर बिल्कुल नहीं है, और ट्विटर भी नहीं था, जो एक्स के नाम से आजकल जाना है। और यूट्यूब के बारे में क्या कहना चाहोगे? यूट्यूब के बारे में सर मैं ये कहना चाहूंगा कि जब मेरा जेईई मेंस का एग्जामिनेशन था सर, तो एग्जाम जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था पूरा, तो यूट्यूब से मैंने हेल्प ली थी रिवीजन के लिए। लेकिन सर एक बात मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि स्टार्टिंग से ऐसा ना हो कि आप रिवीजन करने चालू कर दें। आप पूरा अच्छे से डेप्थ में सारी थ्योरी, न्यूमेरिकल्स लगाएं, पढ़ें अच्छे से, और तब अगर आपको लगे कि हाँ अब हल्का हल्का धुंधला धुंधला लग रहा है, या आपको दिमाग से उतर रही है चीजें, तब आप, अगर आप, और एक चीज और बताता हूँ, ये आपको कब यूट्यूब चलाना चाहिए, अगर आप एक बुक को 2 बार पढ़ चुके हैं, कम से कम 2 बार, तब जाके आप YouTube पे जाइए। क्योंकि अगर बुक पढ़ते रहेंगे तो बोर होंगे और नई चीज नहीं पता चलेगी। हो सकता है YouTube पे या आपके पास ऑफलाइन आके टीचर बताएगा कोई चीजें, तो वो अलग से अगर बता दे और एग्जाम में आ गई तो और अच्छी बात है सर। इसलिए सर बुक को 2 से 3 बार मैं तो सजेस्ट करूंगा, बट मिनिमम 2 बार तो पढ़नी चाहिए, तब जाके आपको YouTube पे जाना चाहिए। और सर मैं YouTube पे तभी जाता था जब एक बुक को 2 से 3 बार पढ़ लेता था जी, रिवीजन के पर्पस से। और YouTube पे मैं सर इतने सारे और एक चीज और होती है सर, एल्गोरिदम। अगर आप जो भी सर्च करेंगे YouTube पे वही आएगा, तो सर मेरे में डिस्ट्रैक्शन ही नहीं था। अच्छा। मैं जो सर्च करता था वो लेक्चर ही आ जाते थे, तो फिर मुझे लगता था बहुत अच्छी बात है, उससे टाइम वेस्ट नहीं होता था मेरा सर। और 2x उस पर स्पीड भी सेट हो जाती है, 2x 1.5x, आप जितनी स्पीड में देखना चाहते हो। अच्छा जी, तो ये बहुत हेल्पफुल रहा। और अगर मैं बात करूं तो मैं व्हाट्सएप चलाता हूँ अभी। हाँ व्हाट्सएप चलाता हूँ सर मैं, क्योंकि सर मेरा काम जो है, आपका भी बहुत लोगों का काम व्हाट्सएप से होता है, तो इट इज मैंडेटरी फॉर नाउअडेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। अच्छा जी, तो कहने का मतलब ये है कि इंस्टा और फेसबुक और टेलीग्राम तो बिल्कुल यूज ही नहीं किया जब भी इतने प्रिपरेशन किया, और अब है इंस्टाग्राम में सर अभी भी ये नहीं है। अच्छा, सर यूट्यूब से मैंने थोड़ा बढ़ा दिया यूट्यूब को, क्योंकि सर अब मैं डेटा साइंस की तरफ आप लोगों को बताऊं कि मैं एआई और डेटा साइंस की फील्ड में जा रहा हूँ, ठीक है, एआई एंड डेटा साइंस की फील्ड में मैं जा रहा हूँ। अच्छा। तो सर मैं बड़ा लिख देता हूँ इसको, अगर नहीं बच्चे देख पाएंगे तो दिक्कत होगी उनको, कि इधर लिख दो, रुको मैं आगे बढ़ा देता हूँ, इस पे लिख दो जी। मैं एआई एंड डेटा साइंस की फील्ड में जा रहा हूँ। तो सर मुझे यूट्यूब अब मतलब स्टार्ट करना पड़ा, क्योंकि सर यहाँ पे अगर मैं देखूं अपने इस एरिया में, तो कोई भी मेंटोर नहीं है, टीचर नहीं है सजेस्ट करने के लिए। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो, तो उसके लिए मुझे यूट्यूब का सहारा सर अब लेना पड़ रहा है। जी सर, अब मैं चला रहा हूँ। और सर आप अगर देखें इंस्टाग्राम या
फेसबुक या ट्विटर अभी भी सर नहीं मिला। अभी भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि 12th के दौरान तुमने ये सारी चीजें नहीं किया। और एक सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि भाई अगर आप किसी बुक को 2 बार पढ़ रहे हैं, उसके बाद अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप यूट्यूब के वीडियोस देख सकते हो। तो ये प्योर आप कह सकते हैं ये ऑफलाइन थे। ऑफलाइन का मतलब है एक किताब को पढ़ते थे बहुत अच्छे से और उसी से बहुत सारी चीजें बाहर निकाल के लाते थे। और सर आजकल बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि यूट्यूब का वन शॉट देख लिया चैप्टर का हो गया। सर ये बहुत ही बड़ा मिथ है। सही बात सर ये बहुत ही बड़ा मिथ है, आप भी अगर जानते होंगे। जब तक आप डेप्थ में नहीं जाएंगे किसी भी चीज के, आपको कोई भी नहीं कवर करा सकता। सर आप ये सोचिए कितनी थ्योरी, कितने कॉन्सेप्ट्स हैं जो वन शॉट में नहीं लिए जा सकते सर। इसके लिए आपको खुद बुक पढ़नी पड़ेगी, डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके आप रेलिवेंट होंगे किसी एग्जामिनेशन में, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। और आजकल तो सर हमें लग रहा है बोर्ड एग्जामिनेशन भी थोड़ा टफ हो रहा है, जैसे मैंने फिजिक्स का पेपर इस साल। हाँ जी बिल्कुल। आप तो बोर्ड एग्जामिनेशन तो टफ हो ही रहा है। वो टफ उन्हीं को लग रहा है जी कि जो बच्चे वन शॉट मार रहे हैं। जी बिल्कुल। इस चैनल से उस चैनल से वन शॉट पढ़ के चले गए। वन शॉट सिर्फ उनको देखना चाहिए जो खाली पास होना चाहते हैं। बिल्कुल, उनके लिए वो बहुत अच्छा है। लेकिन ये चाहते हैं जो बच्चे हैं कि आगे चल के हम कुछ काम, मतलब IIT निकालें, नीट निकालें या CUET निकालें, जो भी निकालें, उनके लिए वो वन शॉट नहीं बना हुआ है। और जो सर 95 प्लस लाना चाहते हैं, हाँ, उनके लिए वन शॉट नहीं बना है। अगर तुम ये लाना चाह रहे हो 95 एबव या 90 एबव, तो फिर वन शॉट देख के तुम ये कभी नहीं ला सकते हो। ये तब भी मैं बताता था कि बाजारू आइटम से नहीं पढ़ना है, जितने भी मार्केट वाला आइटम है इसे नहीं पढ़ना है। अपना खुद का जो कंटेंट है या जो किताबों से मिल रहा है उस चीज को पढ़ के आप कर सकते हो। तो अब मैं बात करूंगा कि तुमने ये किया है भाई, ऑनलाइन को तुमने प्रेफर नहीं किया है जी, ऑफलाइन को प्रेफर किया है, वो भी किताबें खूब सारी पढ़ा है। सोशल मीडिया को तुमने यूज नहीं किया है। अब मैं बात करूंगा थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में, कितना घंटे आप पढ़ाई करते थे, किस टाइप से करते थे? ये जैसा कि मैंने सर ने भी बताया कि मेरा 8 आवर्स जो थे स्कूल के थे सर। ठीक है सर। और मैं उसके अलावा 6 आवर्स पढ़ता था सर, सेल्फ स्टडी। ये सर होम पे। और सर की बहुत ही बड़ी कृपा रही और सर ने बहुत ही हेल्प किया मेरी कि इन 8 आवर्स में भी स्कूल के 2 आवर्स जो थे वो ट्रैवलिंग के थे सर। ट्रैवलिंग में भी पढ़ता था सर, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना था सर। उसके साथ आई थिंक 2 आवर्स का ही इसमें केमिस्ट्री का था सर, पीरियड लगता था, शायद 2 लगते थे प्री पीरियड। पहले 1 लगते थे, फिर धीरे धीरे आई थिंक सिलेबस बढ़ता जा रहा था तो 2 पीरियड्स लगने स्टार्ट हुए। तो 2 आवर पर डे मुझे मिल जाते थे सर की क्लास के। और मैंने क्या करा था कि केमिस्ट्री तो मुझे इजी लगती थी, तो मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। सर जैसे अगर पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए मोल कॉन्सेप्ट तो 11 का है, जैसे आप पढ़ा रहे हैं सॉल्यूशन पढ़ा रहे हैं सर, अगर सॉल्यूशन पढ़ा रहे हैं तो उस समय में मेरा कोऑर्डिनेशन आई थिंक खत्म हो जाता होगा। अरे हाँ, ये तो बताने भूल गया। बता दीजिए आपसे पहले। देखो बात ये था, अनुभव शुक्ला क्या करते, ये अगर मैं उनको सोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करता तो ये क्या होते थे, लगभग 1 साल आगे रहते थे। 1 साल का मतलब है 4-5 चैप्टर आगे रहते थे हमेशा। तो अगर मैं ये सोल्यूशन पढ़ा रहा था तो इसका जो है सोल्यूशन, इलेक्ट्रो केमिकल काइनेटिक, DF ये सब खत्म हो चुका होता था। ये पढ़ता था कोऑर्डिनेशन। और एक ये भी सर कंप्लीट हो जाता होगा। ये भी, हाँ, ये भी इसका कंप्लीट होता था। अगर मैं पूछता कि ऑर्गेनिक का, चलो बताओ ये क्वेश्चन एट रैंडम, तो ये उसका भी जवाब दे देता था कि देखो हमारी ऑर्गेनिक भी कंप्लीट है जी। कैसे पढ़ता था, कैसे मैनेजमेंट करता था, अब ये तो यही बताएंगे, अनुभव ही बताएंगे कि किस प्रकार से होता था। तो ऐसा होता था कि जब हम सोल्यूशन स्टार्ट किए तो मुझे ये मालूम होता था कि हमें सब बच्चों को लेकर चलना होता था। तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट उठाया कि भाई व्हाट यू मीन बाय द सोल्यूशन जी। तो वो चीज तुम्हारे लायक नहीं थी उस समय, क्योंकि उसको तुमने पढ़ रखा था। तो हम इसको बोल देते थे और इनको मैं स्ट्रिक्टली बोलता भी नहीं था। हम कहते जाओ आराम से पीछे बैठो। अब ये जो चैप्टर पढ़ रहा होता था इसी में अपने 2 घंटे लगा देता था किताब में। डाउट होते थे उसके बाद ये पूछ लेते थे हमसे कि सर ये डाउट बता दीजिए कोऑर्डिनेशन का। तो हम कहते थे ये बता, मैंने पढ़ाया सोल्यूशन है, तुम्हारा डाउट कोऑर्डिनेशन से आ रहा है। फिर इनके बारे में मुझे मालूम हुआ कि भाई इस प्रकार से ये पढ़ रहा है, तो फिर हमने भी कोई एक्शन नहीं किया। हमने कहा ठीक है 2 घंटे अगर है तो पीछे वाली सीट ले लो सिंगल और जाके वहां पे पढ़ लो। तो आगे का आप प्रोसीड करिए। हाँ, तो सर ये 2 आवर्स के ट्रैवलिंग के हो गए, 2 आवर्स का केमिस्ट्री का होता था, तो 4 आवर्स मिला के और ये 6 आवर मिला के मेरा 10 आवर्स हो जाते थे सर। अच्छा, हाँ 10 आवर्स हो जाते थे। और आपको भी अगर 11 से स्टार्ट कर रहे हो या 12 से स्टार्ट कर रहे हो, 10 आवर्स आर इनफ पर डे अगर पढ़ रहे हो। लेकिन ये है कि कंसिस्टेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये बहुत बच्चे कहते हैं सर कि स्कूल नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मुझे जेई की तैयारी करनी, डमी बन जाएंगे या डमी करना है। तो मैं कहूंगा सर ये बहुत ही बड़ा मिथ है।
क्योंकि सर स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आपको पता हो, अगर जेई एग्जामिनेशन आप दे रहे हो तो अबव 75% का क्राइटेरिया लगता है ना सर। अगर आप सोचिए जो पेपर सेट हो रहे हैं आजकल, फिजिक्स की अगर बात करते हैं या मैथ में या केमिस्ट्री की भी बात करते हैं, तो थोड़े ट्रिकी हो रहे हैं। फिजिक्स में तो जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर अगर 2004 2005 के देखें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन फिजिक्स में आ रहे हैं, तो ये भी लाना आजकल थोड़ा सा आई थिंक टफ है 12th क्लास में। तो अगर हम देखें तो ये क्राइटेरिया क्रॉस करके तब आप जेई दोगे तो आपके लिए स्कूल बहुत ही मैंडेटरी बन जाता है सर, क्योंकि जेई आपका एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होने के साथ साथ एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, इसमें टिक करना है आपको। यू हैव टू चूज एन ऑप्शन फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस। तो आपको स्कूल में थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी, यू हैव टू राइट, यू शुड हैव गुड राइटिंग स्किल्स ऑल्सो विद गुड राइटिंग, है ना सर। राइटिंग स्किल मतलब कहने का है कि आपका दिमाग वैसा सेट होना चाहिए कि ये क्वेश्चन है तो ये लाइंस आपके दिमाग में ये बुलेटिन पॉइंट्स होने चाहिए कि दिस इज द टोटल आंसर। और आपकी जो राइटिंग है वो भी अच्छी होनी चाहिए। अगर जे एग्जामिनेशन में राइटिंग डजंट मैटर, देयर मैटर्स ओनली एंड ओनली योर माइंड, बट इन बोर्ड एग्जामिनेशन योर राइटिंग स्किल एंड योर राइटिंग क्वालिटी इज मैटर। तो आपको स्कूल बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि सर बताएंगे कि मैं रोज स्कूल जाता था कि नहीं। सर आप बताइए। स्कूल डेली आते थे और डेली ये वर्क भी करते थे। ऐसा नहीं है कि अगर हमने कोई क्वेश्चन पूछा तो उसका इनके पास जवाब नहीं होता था, तो इनको हम कहीं नहीं पाते थे कुछ। अगर मान लो कोऑर्डिनेशन का मैंने कोई क्वेश्चन उठाया, पूछा 12th का लेवल का, अब बहुत ज्यादा अबव लेवल का नहीं, जो 12th बोर्ड के एग्जाम का था उस टाइप से पूछते थे, तो अनुभव तुरंत उसका जवाब दे देते थे। और बस फिर क्या है, और एक गुरु के लिए सबसे बड़ा गर्व की बात होती है कि भाई हमारा बच्चा ये देखो तुरंत जान गया, तो फिर बहुत अच्छा लगता था कि चलो भाई ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन हम देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। और दूसरी चीज, अभी जो अनुभव बताया है कि स्कूल जरूर जाना चाहिए, एक बात मैं जरूर बोल देता हूँ अनुभव, कि बिना गुरु के जो है ज्ञान अधूरा रहता है। ऑनलाइन पढ़ के आप कभी चीजें नहीं सीख पाओगे। स्टडी के साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें भी जानना आवश्यक है कि किस टाइप से लाइफ को एंजॉय किया जाए, कैसे जिया जाए, कैसे दोस्तों के साथ एंजॉय किया जाए। तो जो आजकल बच्चे डमी हो जाते हैं, हालांकि सीबीएसई तो मना कर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ स्कूलों में बच्चे डमी हो जाते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि भाई डमी ना होके तुम रेगुलर जाओ, पढ़ो, क्योंकि एक बच्चा अगर रेगुलर जाके आईआईटी कानपुर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और अब हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसका आप सभी को इंतजार था, वो था कि अब आईआईटी कानपुर को भी ये क्यों लीव कर रहे हैं। जो आपको लगे कि ये चीज कॉन्फिडेंशियल है उसको मत बोलना, और जो ये लगे कि ये चीज हमें पब्लिकली बोल देना चाहिए तो उसको तुम बोल सकते हो, ठीक है। तो आईआईटी कानपुर अब तुमने क्यों छोड़ दिया? सर आईआईटी कानपुर मतलब छोड़ा नहीं था मैंने, एडमिशन के लिए ऑफर आया था आईआईटी कानपुर से भी, तो मैंने वो रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। क्योंकि सर मैंने इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई कर रखा था साथ में जे एग्जामिनेशन के साथ, बट मुझे सर बिल्कुल भी ये पता नहीं था कि मेरा एडवांस क्लियर हो जाएगा। बट मैंने मेहनत की, इतना तो पता था मेंस तो निकल जाएगा, बट एडवांस इतना अच्छा निकल जाएगा ये नहीं पता था सर। तो इसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं था, तो इसलिए मैंने इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई कर दिया। अच्छा अच्छा। तो फिर मुझे जर्मनी से एक ऑफर आ गया सर, जर्मनी से, और मैं पूरा बता देता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन से एक ऑफर आया सर। एक RWTH आचेन करके एक जर्मन यूनिवर्सिटी पब्लिक है सर, ये गवर्नमेंट की है सर। अच्छा, और ये टॉप यूनिवर्सिटी है। एक सर TUM करके टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक है। तो इन 3 जगह से मुझे ऑफर आया है सर, ठीक है। तो सर ये अगर मैं इसकी बात करूं सर, दिस इज द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी विद QS वर्ल्ड रैंकिंग 28 सर, एंड द QS वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ IIT बॉम्बे, द टॉप कॉलेज ऑफ इंडिया in engineering is 100 and IIT Bombay sir is 118 in QS world ranking। अच्छा, yes sir। और अगर मैं TUM की बात करूं सर, रिसर्च बेस्ड है सर ये, लेकिन हाँ रिसर्च बेस्ड है, और इसकी QS वर्ल्ड रैंकिंग 28 है सर। अब सोच लीजिए सर, इससे लाख गुना बेटर है ये, क्योंकि ये 118 है और ये 28 है वर्ल्ड रैंकिंग, है ना। तो कह सकते हैं आईआईटी बॉम्बे से बेटर है, है ना। तो आगे का ये प्रोसीजर बताइए, किस टाइप से हम इसमें तुम जा रहे हो? सर इसमें भी आपका जे एडवांस का स्कोर लगता है। अच्छा, जे एडवांस का स्कोर कार्ड आपका लगेगा, या तो फिर आपको फिर से एक साल के लिए स्टूडेंट कॉलिंग करना पड़ेगा सर। यहाँ पे जर्मनी में जाके आपको 1 साल के लिए स्टूडेंट कॉलिंग करना पड़ता है, वो भी इसी लेवल, मतलब इससे हल्का सा इजी होगा, बट आपको जर्मन में एग्जामिनेशन देना पड़ेगा वो। अच्छा, तो पहले आप जर्मन सीखिए, तब जर्मनी जाइए, तब स्टूडेंट कॉलेज दीजिए, वो उसमें भी 1 साल की आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, उसका भी एग्जामिनेशन क्रैक करना पड़ेगा, तब जाके आप यूनिवर्सिटी में। लेकिन इसमें भी इंटर्नशिप सर नहीं मिलेगी, सॉरी
इसमें भी सर इंटर्नशिप आपको नहीं मिलेगी, इसमें भी आपको इंटर्नशिप नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप जे एडवांस के थ्रू जा रहे हैं तो आपको इंटर्नशिप के साथ साथ आपको पार्ट टाइम जॉब भी मिल सकती है। अच्छा, आपको पढ़ाई के लिए मटेरियल जैसे बुक्स होती हैं वो भी मिल सकता है। आपको रेंट नहीं देना पड़ता है आपको हॉस्टल्स के, आप वो गवर्नमेंट पे करती है। और मैं आपको बता देता हूँ ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, अगर आप टीयूएम को सर्च करते हैं, ठीक है, तो इसका जो फीस है दैट इज अराउंड 1 CR आई थिंक 4 इयर्स का। अच्छा, 3 to 4 इयर्स का आप जो प्रोग्राम यूज करते हो 1 करोड़ की शायद इसकी फीस है सर, जबकि पब्लिक है सर। अच्छा, लेकिन इतनी इसकी डिमांड है सर पूरे ये माना जाता है कि इंजीनियरिंग का हब है सर, इट इज हब ऑफ इंजीनियरिंग। और पूरा जर्मनी सर, आप जितनी भी गाड़ियां देख रहे हो अच्छी अच्छी BMW और ये सब मर्सिडीज हो गई, दे आर असेंबल्ड इन जर्मनी आई थिंक, है ना सर, वहीं से ओरिजिनेट भी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पे सर मैं AI और डेटा साइंस परस्यू करने जा रहा हूँ। अच्छा, और सर ये फीस में से सर पूरी की पूरी फीस गवर्नमेंट पे करेगी तुम्हारे लिए? प्लस सर प्लस अच्छा सर 2 लाख पर मंथ की स्कॉलरशिप, वो स्कॉलरशिप नहीं सर, स्टाइपमेंट आप कहते हैं जिसको, स्टाइपमेंट ये होता है सर। ये पर मंथ जो है दिया जाएगा एज इंटर्नशिप। एक्चुअली बच्चों को लगता है हाउ 2 लाख पर मंथ, हाउ इट इज पॉसिबल, बट वहां पे आपको मैं बता देता हूँ यूरोस चलते हैं। देयर द करेंसी ऑफ जर्मनी इज जर्मन यूरो। तो अगर एक जर्मन यूरो की, वो तो बढ़ रहा है सर बहुत जल्दी। एक जर्मन यूरो की अगर हम बात करते हैं आज की डेट में इज अराउंड 110 रुपीज सर इंडिया में। ग्रेटर इट हैज ग्रेटर वैल्यू देन डॉलर, अमेरिकन डॉलर या। तो सर ये जो चीज है इसको अगर आप देख लेते हैं तो आपको लगेगा कि इट इज अराउंड 2000 यूरो पर मंथ। तो आप अब यकीन कर लेंगे कि ये 2000 यूरो पर मंथ हो जाएगा। और सर 1000 यूरो वहां पे मतलब खर्चा होता है पर मंथ का। अगर आप खाना पीना का बाहर देखते हैं या जो भी करते हैं, तब भी आपका 500 to 1000 यूरोस सेव हो जाता है। अगर इंडिया में बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 80,000 to 1 लाख रुपीज पर मंथ। ठीक है सर, तो ये पूरा मेरा जर्नी रहा है। और मैं इसीलिए, और जर्मनी की जो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज हैं पब्लिक सर, वो अंडर 100 रैंक है, जबकि IIT बॉम्बे का आप देख सकते हैं 118 है। और IIT कानपुर का तो मैं आपको बताता हूं तो आप चौंक जाएंगे, दैट इज 256 आई थिंक, 256 या 256 है सर। बट इसके बाद ही है, 118 के बाद ही होगा ऑब्वियसली। तो आई थिंक 150 हो सकता है, या तो उसी के बाद होगा आपका। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फीस तुमने बताया है 3 ईयर की प्रोग्राम का, वहाँ बीटेक 3 साल का होता है ना सर? आपका मर्जी, मतलब अच्छा हाँ, तो कुल अगर ऑनर्स करने जा रहे हो तो 4 इयर्स, अगर एज इट इज तो ये फीस है पूरे बीटेक की 1 करोड़। 1 करोड़ ये बिल्कुल फ्री है सर, ये गवर्नमेंट पे करेगी, फ्री नहीं है, गवर्नमेंट पे करेगी। यहाँ पे एक स्कॉलरशिप मिलती है, दैट इज दाद स्कॉलरशिप। मैं बता देता हूँ सर, दैट इज दाद स्कॉलरशिप इज पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी। ओके, इसके लिए एक चीज और देनी पड़ती है IIT के अलावा, दैट इज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, दैट इज IELTS। IELTS आपको क्रैक करना पड़ता है, इसकी मैं प्रिपरेशन अभी कर रहा हूँ साथ में। अभी मैंने दिया नहीं है सर, क्योंकि उसमें मांगा नहीं था, उसमें फ्लेक्सिबल है सर। अगर आप IIT JEE एडवांस द टॉप एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया को क्रैक करते हैं तो ये फ्लेक्सिबल हो जाता है सर आपके लिए। और इसको मतलब जरूरी नहीं है कि आपको तुरंत एडमिशन के लिए ये चाहिए ही चाहिए, तो आप बाद में भी इसको करके दे सकते हैं। तो ये नेसेसरी भी बाद में लगेगा लेकिन अभी तुरंत आप नहीं दे, जरूरी नहीं कि जरूरी नहीं, लेकिन ठीक है फिर भी, क्योंकि इसकी बहुत जगह नीड पड़ेगी, बहुत नीड पड़ती है सर। तो आप सभी देख सकते हो ये फीस जो कि गवर्नमेंट पे करेगी। और ये जो बताए हैं 2000 यूरो, जो कि इंडिया के अंदर लगभग 2 लाख प्लस जाता है, और इसमें से इनका मैक्सिमम खर्चा हो जाएगा 1000 यूरो का। तो इनका जो बच जाएगा वो भी 1 लाख रुपए पर मंथ बच जाएगा। और एक और बता देता हूँ सर मैं यहाँ पे एक चीज, कि मुझे यहाँ से जाने के लिए 2 लाख रुपीज खर्चा आ रहा है। इसमें से सर आपका 80 to 90,000 जो रुपीज होता है, दैट इज फॉर वीजा। ओके, और 30 to 40,000 रुपीज का, मतलब जिस हिसाब से आप फ्लाइट बुक करते हैं, दैट इज टिकट। 18,000 रुपीज APS सर्टिफिकेट लगता है। ये APS सर्टिफिकेट ये बताता है कि आप कितने एकेडमिकली स्ट्रांग हो। इसमें आपका 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और IIT JEE एडवांस का स्कोर कार्ड, अच्छा स्कोर कार्ड लगता है आपका, ठीक है। ये आपका लगता ही लगता है सर, क्योंकि वरना फिर आपको स्टूडेंट कॉलेज करना पड़ेगा। प्लस आपका जो कोई भी अलग सर्टिफिकेट हो जो आपके एकेडमिक को दिखाता हो, जैसे कि मेरा 11th क्लास में भी अच्छे नंबर आए थे, ठीक ठाक आए थे, तो वो भी लग गया था। साथ में मैंने चेस
चैंपियन, आपको बताना मैं भूल गया, आपको बता देता हूँ कि मैंने चेस चैंपियनशिप सर ये भी मैंने कर रखा था। कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा बचपन से ही बढ़ गया था। जी सर, चेस चैंपियनशिप मैंने ये लखनऊ लेवल पे किया था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो सर इस पे मतलब मेरे सेकंड नंबर आया था चेस के लिए, और वो मतलब स्टूडेंट के लेवल पर था, 8th 9th क्लास में मैंने किया था ये, जब कोरोना मतलब लगभग लगने ही वाला था, उसके अराउंड मैंने ये किया था। तो ये लग जाता है इसमें आपका कि हाँ ये भी, इसमें भी आप ठीक हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी ठीक हो, और आपका 18,000 रुपीज ही IELTS में लग जाता है सर, जब आप उसका फॉर्म एप्लीकेशन फिल करते हो। तो आप अगर देख सकते हो तो 80,000 ये इसको मिला के 150 हो गया सर, इसको मिला के 36,000 हो गया, लगभग सर आपका 2 लाख रुपए खर्च हो जाता है। लेकिन जब वहां पे आप जा रहे हो तो ये तो आप 1 महीने में सर, और क्या भाई, एक ही महीने का पैसा ही है। तो ये 1 महीने का पैसा है, अगर आप बचा के भी कर रहे हो तो 2 महीने सर, 2 महीने में ये निकाल लोगे आप आराम से। थोड़ा सा खर्चा कम करते हो, ऐसा नहीं कि पूरा कर देते हो, तो आराम से सर ये निकल जाता है। और सर आपको एक बढ़िया लैपटॉप चाहिए होगा, दैट इज अराउंड 1 लाख रुपीज का, जो कि मैं सर मैकबुक परस्यू करता हूँ। जैसे M2 मैं सजेस्ट करूंगा, बहुत ही अच्छा लैपटॉप। अच्छा, तो ये सब पूरा एकदम बना के चल रहे हैं कि हमको ये वाला लेके जाना है जी। तो नहीं सर, ये इसलिए ले जाना है फिर सर, ये 5 इयर्स की गारंटी के साथ आता है सर। अच्छा, और 1 लाख का आता है, पहली बात तो बहुत अच्छा है, ज्यादा महंगा भी नहीं है, और ज्यादा ये मतलब ज्यादा अच्छा भी नहीं है, ज्यादा खराब भी नहीं है। इट इज गुड फॉर प्रोग्रामिंग के लिए अच्छा है, गेमिंग के लिए अच्छा है, वीडियो एडिटिंग के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। उसकी बैटरी बैकअप भी बहुत स्ट्रॉन्ग है सर। तो ये तो चलो एक्स्ट्रा मैंने बता दिया आपको कितना आपको करना चाहिए अगर जो जर्मनी जा रहा है उसके लिए सर। ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ हो चुका है मैकबुक वालों का। हाँ, अगर देख रहे हो तो आप भिजवा दीजिएगा थोड़ा पेमेंट। अब मैं बात करता हूँ कि भाई जैसे बताया कि 28 उसकी रैंकिंग है, TUM की है ना, TUM की। हाँ, तो अगर हम ये कहें उसके पैकेज की बात, सर स्टार्टिंग पैकेज अगर हम देखते हैं तो अगर आप AI और डेटा साइंस में जा रहे हो, लेकिन एक चीज होती है सर, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं, पढ़ना पड़ेगा सर, बिल्कुल। आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा, आपको जॉब जो इन्वायरमेंट है जॉब का, उसमें देखना पड़ेगा, आपको कोडिंग आपको आनी चाहिए सर। सर आपको वीडियो एडिटिंग और ये एक्सेल और ये वर्कशीट जो होती है ये बनानी आनी चाहिए। अगर ये सब आपका ठीक है मतलब, और ये बनाने में ज्यादा टाइम अगर आप इतना निकाल सकते हो तो उसमें तो सर निकाल ही लोगे। बिल्कुल। तो अगर हम स्टार्टिंग सैलरी की बात करते हैं, दैट इज 70 LPA, और यूरोज में मैं बता देता हूँ 80,000 यूरोज पर ईयर। ये सर जब मैंने ये सर्च किया था तो मुझे लगा था सर ये 80 LP होगा, बट उस टाइम पे 70 LP था। अब जब मैंने ये सर्च किया उसके बाद ये लगभग 85 LP है सर। बिल्कुल, वही तो हम अभी कहने वाले थे। ये सर बहुत बढ़िया, क्योंकि सर ये पहले जो स्टार्टिंग में था सर, जब मतलब ये बढ़ रहा है ना सर। जो एक और चीज बता देता हूँ मैं, जर्मनी की जो ग्रोथ हो रही है सर बहुत अच्छी हो रही है सर, उसकी GDP टॉप लेवल। तो सर ये अगर स्टार्टिंग आप यहाँ ऐसे डैश भी कर लें कि अराउंड इसी के अंदर आपको स्टार्टिंग सैलरी पर ईयर मिलेगी, तो सर आपका बहुत ही ज्यादा अगर खर्चा आप करते हो, आप 5 स्टार होटल में जाते हो या जो भी करते हो, सही बात है, तभी सर आपका 20 लाख LPA पर ईयर बच जाता है सर, आराम से बच जाएगा सर, और ज्यादा ही बचेगा सर इससे। ये तो मैं बता रहा हूँ कि आप चाहे जितना महंगा खर्चा करो, आप गाड़ी अच्छी चला रहे हो, अच्छा खर्चा कर रहे हो, तब भी सर इतना तो लोग सर कमा नहीं पाते सर इंडिया में। बिल्कुल सही बात है, ये इसकी स्टार्टिंग है। और अगर कहें तो अनुभव शुक्ला बड़ा मेहनती लड़का है, तो ये जाके आगे ये इसकी स्टार्टिंग है ना, मैक्सिमम अगर कह दें कि मैक्सिमम कितना गया सर, मैक्सिमम जो TUM से अगर गया, एक चीज और बताता हूँ सर, 82 नोबेल प्राइज विनर। 82 नोबेल प्राइज, यस सर, दिस इज द ग्रेट थिंग जो TUM की है सर। दिस इज द ग्रेट, जिसकी तरफ में मतलब इसके लिए ज्यादा झुका मैं उसकी तरफ। पैसा इज इम्पोर्टेंट बट द रिस्पेक्ट इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो। सही बात है भाई, बहुत बढ़िया सर। 82 नोबेल प्राइज विनर, आप सोच सकते हैं, आप भी सोच सकते हैं, जो भी देख रहे होंगे कि जर्मनी में बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है पढ़ाई का। जी, तो ये इसीलिए तो उधर तुम जो है जा रहे हो। इसीलिए मैं जा रहा हूँ सर। अच्छा, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है सर, ये अट्रैक्ट करने वाली चीज ही है। ये सर, नोबेल प्राइज अगर एक किसी को भारत देश में मिल जाता है तो बहुत उसका नाम होता है। उसमें भी फिजिक्स में होगा सर, मतलब सब्जेक्ट्स में है सर, फिजिक्स, केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस, इन सब में, मैथमेटिक्स, इन सब में मिला है सर नोबेल प्राइज वहां पे। चलो, और जितने भी सर हमारे साइंटिस्ट हुए, आप पढ़ते होंगे जर्मन के मैक्सिमम है। बहुत सारे जर्मन के साइंटिस्ट, आपके एल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मन के थे।
ठीक है, तो ये रहा इनका पूरा एक कंप्लीट वीडियो। और इनको हम यही कहेंगे कि भाई तुम भी जाओ वहां, और ये चीज जो 82 है ये जाके 83 कर दो, और 83 वाला जो 1 है ये तुम्हारा नाम यहाँ पे हो। और इसका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं बेटा, कि अगर ये चीज तुम दिए तो बहुत अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा। अभी बहुत अच्छा लग रहा है यार। एक टीचर के लिए बहुत गर्व की बात होती है कि उसका पढ़ाया बच्चा अगर इस लेवल पे पहुंच रहा है, तो टीचर को क्या चाहिए। इस धरती पे खाली 2 ही लोग ऐसे हैं, एक आपके माँ बाप और एक आपका अध्यापक। ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे बढ़े, और बाकी तो बहुत सारे रिलेशन वाले भी होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि अगर पता चला कि ये बच्चा आगे बढ़ रहा है तो जलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम तो यही प्रार्थना करते हैं भगवान से, सर ऐसा भाई ये, वरना फिर हाँ। घर में रह नहीं पाऊंगा मैं। लेकिन क्योंकि सर वही एक बूस्टअप देते हैं कि यू हैव टू कम बैक। बिल्कुल बिल्कुल, वहां जाओ और बढ़िया से नाम कमाओ भाई। और एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूं। अभी जैसे बताया था कि अनुभव ने कि हमारे पास अभी टाइम है, तो ये एक मेंटोरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं चैनल की तरफ से, जो कि बहुत जल्दी इसका जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी, किस प्रकार से इस मेंटोरशिप से आप जुड़ सकते हैं और अनुभव से अपनी चीजें समझ सकते हैं कि किस टाइप से हम भी आईआईटी में निकालें। या इतनी ढेर सारी चीजें ये रिसर्च करके बताया, हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन इन्हें अचीव किया है, तभी तो जाके ये सारी चीजें बता पा रहे हैं कि यहाँ से इतने नोबेल प्राइज। अभी तो इसमें बहुत कुछ इनके माइंड के अंदर चल रहा होगा, लेकिन सारी चीजें अभी डिस्कस नहीं हो रही हैं। तो इसका जो है बहुत जल्दी एक कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगा। जो बच्चे आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं बहुत जल्दी, वो कम पैसे में बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आप जानते हो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होता है। अनुभव अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर दिए हैं। अगर किसी को लगे हुई एक्सपीरियंस नहीं है, ये चीज नहीं है, तो वो भी आपको चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बाकी इसके लिए बहुत जल्दी एक डिटेल वीडियो बना रहे हैं, और एक वीडियो बहुत जल्दी आ रही है। आज ही हम कहेंगे, सोचेंगे कि इस पे शूट किया जाए कि किस प्रकार से बच्चों को आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, मेंस और एडवांस के लिए कहां से कौन सी बुक्स है, कौन सा क्या फॉलो करना चाहिए, कितना कंटेंट पढ़ना चाहिए, कौन से टीचर का क्या करना चाहिए, वो सब अभी डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अगर हम ये कहें कि क्लास के दौरान जब मैं पढ़ाता था तो तुमको कुछ मैं लाइंस बोलता रहता था बहुत सारी, तो ऐसी कुछ लाइंस याद हैं जो मैं बोलता रहता था, जिससे तुम्हें लगा हो कि भाई चल रहा है कुछ ऐसा। जी सर। तो अगर कुछ याद हो तो उसके बारे में सोचो और उसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ सर शायद प्रैक्टिकल के दिन थे सर, शायद प्रैक्टिकल के दिन थे। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा, फिर उसके बाद आपकी बात बताता हूँ अगर दिमाग में आई उसके साथ। सर प्रैक्टिकल जो थे सर, प्रैक्टिकल्स सर आपने बहुत हेल्प की सर। अच्छा, सर मतलब ये समझिए कि ऐसे प्रैक्टिकल अगर बच्चा बनाता है, जो भी फाइल बनाता है, तो 1 वीक तो लगता है सर उसको आराम से, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल लगेगा, और ज्यादा ही लगेगा सर। हाँ। बट सर ने इतनी हेल्प की मुझे कि सर इसका टाइम को कम करके हमको लगता है 2 डेज में सर मेरी फाइल तैयार होकर चेक भी हो गई थी। राइट सर? तो 2 डेज में मेरी फाइल बन गई और चेक भी हो गई। और ये डेज वही थे, और ये डेज वही थे जब मेरा जेईई का मेंस का एग्जामिनेशन क्लैश कर गया था विद द डेट्स ऑफ प्रैक्टिकल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड केमिस्ट्री। राइट राइट। तो कंप्यूटर साइंस वाले सर ने तो आगे बढ़ा दिया था हम लोगों की वजह से, सर ने नहीं कर पाए थे, लेकिन तब भी सर ने बहुत हेल्प की सर। 2 डेज आपने मुझे 5 डेज एक्स्ट्रा दिए, जिससे मैं रिवीजन और प्रिपरेशन अपनी कर पाया। तो ये बहुत ही अच्छी चीज सर की है कि सर ने देखा कि जैसे द्रोणाचार्य को अर्जुन मिला, तो सर ने एकलव्य वाला काम नहीं किया। सर ने मुझे अर्जुन बनाया, और आज देखिए आप लोग मैं कहाँ पे हूँ। और सर ने एक और लाइन बताई थी कि अगर आप अपने प्रेजेंट पे फोकस नहीं करेंगे तो आपका फ्यूचर वैसा ही रहेगा जैसा आपका प्रेजेंट है। मतलब यू हैव टू फोकस ऑन द प्रेजेंट राइट नाउ, जो हो रहा है। अगर आप प्रेजेंट पे फोकस करेंगे तभी आप फ्यूचर पे जो आप अचीव करना चाहते हैं वो करेंगे। ठीक है? जो आपको आगे लेना है, आपको हासिल करना है, उसके लिए मेहनत आपको आज से करनी पड़ेगी। ख्वाबों में आपको नहीं जीना पड़ेगा। बाकी सर अच्छे से बताएंगे, क्योंकि सर ने ये लाइन बोली थी, तो सर बताएंगे इसका मतलब। इनको भी इतना याद है कि प्रेजेंट पे अगर फोकस नहीं कर रहे हैं तो फ्यूचर में भी आप वैसे ही रहेंगे जैसे प्रेजेंट में। तो ये मेरी एक डायलॉग चलती है क्लास के अंदर कि अगर आप प्रेजेंट पे नहीं जी पा रहे हो, अगर प्रेजेंट पे आप नहीं अपनी पढ़ाई करोगे, तो ये न समझना कि फ्यूचर में हम 2 साल बाद आईआईटी निकाल लेंगे, नीट निकाल लेंगे, वहां पे भी आप नीट और एग्जाम, ये सब जितने टफेस्ट एग्जाम होते हैं आप नहीं निकाल सकते।
इसलिए जो भी बच्चे हैं आज भी जो पढ़ रहे हैं 11th 12 के या 10th के 9th के जो भी हैं, उनको सबको अपना प्रेजेंट पे लेके चलना चाहिए। अगर आज आपको वो 3 चैप्टर नहीं तैयार कर पा रहे हो, आज अगर वो 3 चैप्टर से आप क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो, तो कल आप IIT जेईई भी नहीं बना पाओगे। तो इसलिए उसके डेप्थ में जाइए और बहुत अच्छे से पढ़िए, जिसकी वजह से आप आगे जाके भी वैसे ही बन पाए। तो उम्मीद करता है एग्जामिनेशन के बारे में बता देता हाँ, हूं, IIT के बारे में बता देता हाँ, श्योर सर, बिल्कुल। तो IIT जो है इंडियाज आई थिंक टफेस्ट एग्जामिनेशन है, या UPSC होगा, बट सेकंड मान लो, इंडियाज टफेस्ट एग्जामिनेशन, वन ऑफ द टफेस्ट कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल टफेस्ट एग्जाम है, और यू हैव 2 अटेम्प्ट्स ओनली, एक 12th के साथ एंड 1 ड्रॉप, राइट सर? एक आप 12th के साथ दे सकते हो, एक ड्रॉप लेके आप प्रिपरेशन करके फिर भी दे सकते हो। तो मैं सजेस्ट करता हूं कि बच्चों को कि 11 से स्टार्ट कर दें, क्योंकि उसमें सिलेबस इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ऑफ 11th क्लास एंड 12th क्लास, ये इसका सिलेबस है ना सर? बिल्कुल। और 1 ड्रॉप अगर आप लेंगे तो आप पे प्रेशर भी बहुत ज्यादा आ जाएगा। यू हैव टू कवर द सिलेबस फॉर 11th एंड 12th बोथ इन 1 ईयर, बिल्कुल, जो 2 साल में नहीं कर पाते हैं लोग सर। जो वो भी जेईई मेंस और एडवांस का, तो सर बोर्ड का सिलेबस बहुत कम कर दिया गया है, बिल्कुल। लेकिन जो उस एग्जाम का सिलेबस है सर, उसके जो पुराने चैप्टर्स हैं वो ऐड हैं अभी भी। मेटलर्जी हो गया, ये सब तो एडवांस में सर बहुत है सर, ये जो अभी है ही नहीं सर। सरफेस केमिस्ट्री में नाम ले लेता हूँ, सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, सॉलिड स्टेट, सर मुझे लगता है मैं 6 नाम ले चुका हूँ सर। स्टेट्स ऑफ मैटर क्लास 11th वाला सर, बहुत सारे केमिस्ट्री के भी हैं और फिजिक्स के भी, मैथमेटिक्स के भी हैं, जो बोर्ड में नहीं पढ़ाए जाते हैं बट जेईई में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो मैं कहता हूँ बच्चों से, जो अब मतलब जितना भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, कि 11th और 12th के साथ साथ आप जेईई की प्रिपरेशन करिए, अच्छे से करिए। अगर गॉड ने नहीं सोचा होगा या आपके भविष्य में नहीं लिखा होगा, नहीं अगर होता है, तब आप ड्रॉप की तरफ जाइए, लेकिन इसके साथ दीजिए जरूर, आप मेहनत करके दीजिए, ऐसे नहीं कि बस दे दिया, मेहनत करके पूरा 100% लगाइए। 12th के साथ आप दीजिए, और 12th के साथ ही सर रैंक आती है, जो टॉप 100 में रैंक, जो टॉप 1000 में रैंक आती है, जो टॉप हम लोग कहते हैं कि जो 9th क्लास से स्टार्ट कर देते हैं प्रिपरेशन, तो सर वही उन्हीं की आती है जो 12th में होते हैं सर, क्योंकि उनका ताजा बोर्ड होता है, ताजा नॉलेज होती है, तो निकाल लेते हैं सर ये। अब मैं बात करता हूँ, IIT इंडिया टफेस्ट एग्जामिनेशन है। क्यों टफेस्ट है? एक तो सिलेबस है, दूसरा सर अटेम्प्ट्स बहुत कम है सर। नीट के आप अटेम्प्ट्स देखें, ठीक है, आप किसी भी अदर एग्जामिनेशन के अटेम्प्ट्स देखें, क्योंकि आप ये समझिए कि प्रोफेसर जो IITs में बैठे हैं, उनको बूढ़े लोग नहीं चाहिए सर, सही है। दे वांट 17 and 18 years old स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि वो बूढ़े लोग तो वहां ऑलरेडी हैं पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए बूढ़े आएंगे तो सर IIT की लेगेसी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये एक बहुत ही अच्छा काम है जो इसको टफ बनाता है। ये बहुत ही अच्छे पॉइंट्स है जो टफ बनाते हैं। अब क्वेश्चन तो आप जानती हैं, जे एडवांस के तो सिलेबस ही में आ गए कैटेगरी में, आप समझ लीजिए। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता था, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। और मैं एक और रियलिटी बताता हूँ जिससे बच्चे मोटिवेट हो जाएंगे। अभी सर, अभी मोटिवेट हो जाएंगे तुरंत सर। ठीक है, बताओ सर। बिल्कुल, 15 लाख बच्चे एग्जाम भरते हैं जेईई मेंस का। अच्छा, इसमें से 2 लाख बच्चे एलिजिबल होते हैं एडवांस के लिए। सबको पता होगा अगर जिन्होंने सर्च की होगी, बट मैं एक अच्छी चीज बताता हूँ उससे अलग। ये मेंस के लिए इतने बच्चे देते हैं, 2 लाख बच्चे एडवांस के लिए क्लियर। अब मैं बताता हूँ कितने % चाहिए सर आपको, अच्छा, क्लियर करने के लिए। ओके, 300 मार्क्स का टोटल मेंस का एग्जामिनेशन। जो 2 लाख का रैंक लाता है 110 मार्क्स या 120 मार्क्स। अच्छा, आप सोच लीजिए सर, 30% आई थिंक। और क्या, लेकिन ये लाना भी सर, आप सोचिए 15 लाख बच्चों में से 13 लाख बच्चे आई थिंक नहीं ला पाते हैं सर। 13 लाख बच्चे नहीं ला पाते हैं सर ये। अब आते हैं कि जेईई एडवांस पे, ये भी बहुत अच्छी चीज है सर, कि 2 लाख बच्चे जेईई एडवांस भरते हैं फॉर्म, जो एलिजिबल होते हैं 2 लाख आज के राउंड में। इसमें सर 150 फॉर्म भरते हैं एडवांस का, 150 लाख सॉरी। वन 1.50 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, और आई थिंक 130 या 120 के राउंड जाते हैं पेपर भरने। अब मैं आपको जो बताऊंगा वो आप और चौंक जाएंगे, या बच्चे जो सुन रहे हैं वो और चौंक जाएंगे, कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ
10% स्कोर करते हो ओवरऑल, अच्छा। सिर्फ 10% आप स्कोर करते हो, तो आपकी जो रैंक आती है वो 50,000 आती है सर। 10% स्कोर 10% स्कोर करने पे 50,000 के अराउंड या 60,000 के अराउंड रैंक आपकी आती है सर। सोचिए आधे बच्चे ढेर हो जाते हैं सर। आप अगर 28 से 30% स्कोर करते हैं एडवांस में, आप क्वालिफाई हो जाते हैं सर। क्वालिफाई प्लस 15,000 रैंक सर। मतलब आईआईटी के अंदर आपको आने के लिए सिर्फ इतना ही लाना होता है, अगर एंट्री करनी है। और अगर आपको ब्रांच वाइज या अच्छा करना है तो कम से कम सर 50% लाना पड़ेगा, और ये टफ माना जाता है सर 50%। लेकिन अगर आपको एंट्री करनी है तो ये बहुत ईजी है सर, बहुत ही ईजी है सर। ये एडवांस में लाना सही है, ये लाना टफ है, क्योंकि मैं ला चुका हूँ सर। ये इसी के अराउंड लगभग 48% मेरे आए थे सर। तो ये लाना थोड़ा सा टफ है, बट यहाँ पे तक आप पहुंच सकते हो। इसके ऊपर नहीं उठना थोड़ा मतलब टफ होता है। बट सोचिए मैंने इतना आपको बता दिया है कि अगर आपको एडवांस के लिए एलिजिबल होना है तो आपको सिर्फ 120 चाहिए। आप सेफर साइड के लिए कह लीजिए कि आपको 30 to 35% मेंस में चाहिए सर, बस। सर आई थिंक इतना टफ नहीं, लेकिन बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं, प्रेशर की वजह से कर नहीं पाते हैं। हाँ, तो आपको प्रेशर नहीं लेना है, और किताब जितना हो सके उतना आप पढ़ो। और ऑनलाइन जो साइट्स या यूट्यूब है या किसी के लेक्चर है 3,000 रुपए में पूरा मिल जा रहा है, उसको आप कम प्रेफर करिए, और करिए तभी जब आपका कॉन्सेप्ट पहले से पढ़ा हो। नहीं तो वन शॉट पढ़ के फिर वन शॉट ही दिमाग के अंदर चलेगा, तो एक ही शॉट में आप बाहर हो जाएंगे। जी सर। तो ठीक है भाई, तो यही था इनकी जर्नी, और इस चैनल से अभी जुड़ चुके हैं, और ये चैनल पे अब इनकी वीडियोस आती रहेंगी जब तक यहाँ पे हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि इसके बाद अब तुम चले जाओगे जर्मनी जी, तो वहां जाके कभी यूट्यूब पे उतरना चाहोगे, क्योंकि जर्मनी में तो नया नया होगा। तो अगर ये एरा देखें सर, तो ये एआई का है। एआई का है, तो बिना सोशल मीडिया के जो अब तक मैंने किया है वो शायद अब नहीं कर पाऊंगा, उतना रोक नहीं पाऊंगा अपने आप को। बिल्कुल। लेकिन मैं तब भी इंस्टाग्राम और ये सब तब भी यूज नहीं करूंगा सर, सिर्फ यूट्यूब यूज करना स्टार्ट करूंगा, बिकॉज आई विल स्टार्ट माई चैनल देयर व्लॉगिंग का, जिससे कि बच्चे जो देख रहे हैं ये भी उससे सीख सके कि वहां पे क्या इन्वायरमेंट है, क्या माहौल चल रहा है सर वहां पे, किस तरह आप आ सकते हो, कितना खर्चा है आपका। अगर जेई एडवांस नहीं क्लियर करके स्टूडेंट कॉलेज करना चाहते हो, उसका क्या प्रोसेस है, एडमिशन का क्या प्रोसेस है, वहां के रूल्स क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्रिमिनल क्राइम्स क्या होते हैं वहां पे, क्या क्या फाइन लगती है वहां पे, किस चीजों पे, कैसे वहां की मार्केट्स हैं, पूरा इन्वायरमेंट में बताने की कोशिश करूंगा उस ब्लॉगिंग में। तो ब्लॉग में आपको इंटरेस्ट है, ब्लॉग में और ये एक बहुत अच्छा जो आपकी शुरुआत भी होगी, क्योंकि ब्लॉगिंग वहां से जब करोगे ना जी, तो एक तो इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि भाई यहाँ के जो बच्चे हैं वो जानेंगे कि किस टाइप से आईआईटी निकाला जाएगा, उसमें हर ब्लॉग में डिस्कस तो करोगे ही। जी बिल्कुल, क्योंकि एक आईआईटीएन तो आईआईटी के बारे में थोड़ा जो डिस्कस करेगा, तो इससे हमें लगता है जो अपने यहाँ के जो बच्चे हैं, जो आपके जूनियर होंगे, उनका बहुत फायदा होगा सर, बहुत बहुत। अच्छा, इसीलिए तुम जो है ये स्टार्टअप करना चाहते हो। बिल्कुल सर। ये जब जर्मनी जाओगे तब करोगे, बढ़िया सा एक आई कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। हाँ सही बात है। आई थिंक जो बच्चे देख रहे हैं शायद मेजोरिटी ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम आर कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। बिल्कुल। तो उनको मैं एक गाइड करना चाहता हूँ कि आप ऐसे आइए, ऐसे इस तरह से ये प्रोसेस होता है, ये स्टेप्स होते हैं। बिल्कुल। तो उनको इससे ये ना लगे कि मैं अकेला हूँ, उनके साथ में खड़ा हूँगा जब मैं जर्मनी जाऊंगा। मैं जब लैंड करूंगा एयरपोर्ट से, आई विल स्टार्ट मेकिंग व्लॉग्स देयर, ठीक है सर। तो मैं उनको पूरा गाइड करने की, यानी माई फर्स्ट ब्लॉग जो आएगा जी वो एयरपोर्ट से डायरेक्ट जर्मनी वाला जाएगा। जी सर, उसके बाद एडिट होगा। तो मुझे लगता है कि ब्लॉग तो आपका बहुत अच्छा एडिट होगा, क्योंकि एआई बेस्ड तुम भी हो, क्योंकि वहां पे जाके भाई यही सब सीखोगे। तो मुझे लगता है कि मैं एक्सप्लेन बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो उससे और भी चीजें आसान हो जाएंगी। एक्सप्लेनेशन तुम्हारा बहुत अच्छा है, अभी पता चल गया, बच्चों को पता चल गया होगा। और कुछ एट लास्ट क्या बोलना चाहोगे? एट लास्ट ये बोलूंगा कि जस्ट जो मैंने स्कूल में भी बोलता था कि आप जितने भी टैलेंटेड हैं सर, मैं रियलिटी बताता हूँ सर आपको, कि जो बच्चे लखनऊ में या कहीं भी कोचिंग करने जाते हैं सर, जो दौड़ रहे हैं बस, जिनकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है, कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है, उनको लगता है सर मुझे सब आता है। जिनको लगता है कि सब आता है वही ढेर हो जाते हैं सर उसमें। और जो बच्चा वीक होता है बट लगा रहता है सर, वो कंसिस्टेंट, वो एफर्ट्स दिखाता है सर, वो निकालता है सर। मैं 8th तक सर बिल्कुल भी डम था सर, बिल्कुल डम बच्चा। उसके बाद मैंने मतलब स्टार्ट किया प्रिपरेशन। 9th 10th में आप देख ही सकते हैं परसेंटेज मेरे कैसे आए, 12th में कैसे आए, जेई कैसे क्रैक किया, आप जर्मनी जा। तो मैं भी वीक था सर, बट मैं स्ट्रांग बना। कंसिस्टेंसी मेरी की थी सक्सेस के लिए। तो मैं यही बताऊंगा कि टैलेंट आप में जितना भी भरा हो उसको आप किनारे रखिए पहले, ठीक है। अच्छी बात है टैलेंटेड है, दैट इज प्लस पॉइंट,
बट उसका ईगो नहीं होना चाहिए या घमंड कह सकते हैं नहीं होना चाहिए कि मैं सब कर लूंगा, फिर आप नहीं कर पाते हैं। दैट इज द रियलिटी। ये चीज तुम देखे होगे अनुभव जी सर। कि जब क्लास हम पढ़ाते थे तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे थे बीच बीच में बोलते थे। हाँ, तो उनको लगता था, तो हमें बोलता भी था अगर मेहनत नहीं करोगे तो बाहर हो जाओगे। आई थिंक बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो बेचारे हाई स्कूल में बहुत बढ़िया परसेंटेज लाए थे, बहुत पढ़ते भी थे, वो पिस गए, लेकिन वो हमें लगता है कहीं ना कहीं एक निगेटिविटी बना लिए थे उस चीज के लिए, तो इसीलिए वो बाहर हो गए। ये चीज है कि नहीं? बिल्कुल सर। लेकिन मुझे भी इसी चीज का डर लगा रहता था कि, लेकिन मैंने आपने गौर किया होगा जो आप पूछते थे मैं सिर्फ उसी का जवाब देता था। सही है, ये मैं अलग से नहीं बताता था कि ये हो गया, ये सर ऐसा नहीं होता है सर, क्योंकि टीचर वहां खड़ा है सर, सबको लेके चलना है, उसको लेके चलना है उसको, तो उसको आप ये नहीं कह सकते हो सर यहाँ का डाउट है, यहाँ का आप अलग से पूछ लो, पर्सनली जाके पूछ सकते हो कि जिससे क्लास को भी ना कोई डिस्टर्बेंस हो। जैसे कि मैं पूछ रहा था, क्लास जब ओवर हो जाती थी, एंड हो जाती थी, तब मैं पूछता था आपसे। तो आपको ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको टैलेंटेड होने की जरूरत है, लेकिन उसको अपना ईगो नहीं बनाना है, कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है आपको, ठीक है? क्योंकि आप इस हम भी इस एज में है सर कि हमको आगे नहीं पता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, और आपको रोज ऐसा लगेगा कि गिव अप कर देना चाहिए, बट वहीं पे आप फेल हो जाएंगे। अगर आपने गिव अप कर दिया, आपके ऊपर 1000 10,000 बच्चे निकल जाएंगे और आप फिर वहीं पे चले जाएंगे। एक दिन भी अगर आपने नहीं पढ़ाई की, अगर आप बुखार आ गया आपके, अगर आपके 103 बुखार है सर, तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा सर, 2 आवर्स पढ़े, लेकिन रोज पढ़ना पड़ेगा, छोड़ना नहीं है सर। ये तो बात अनुभव ये है कि आजकल हम देखते हैं कि लगभग 90% से ज्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जी जो डेली रेगुलर क्लास नहीं लेते और उनका यही रहता है एक्सक्यूज कि भाई हमारा आज पैर दर्द कर रहा था, हमारा सर दर्द कर रहा था, या हमारे घर में ये हो गया था, हमारे यहाँ पानी भरा हुआ था, या बारिश हो रही थी, और वो उन चीजों को स्किप कर देता है। जी। तो ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर बिल्कुल ये चीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर अगर पेरेंट्स आप पे डिपेंड है कि आगे आप उनकी सेवा करेंगे या आप उनको अच्छी लाइफ प्रोवाइड करेंगे, लाइफ स्टाइल प्रोवाइड करेंगे, जैसा कि वो सोच भी नहीं सकते हैं, तो आई थिंक ये आपको नहीं करना चाहिए सर। यू हैव टू ग्रिंड योर सेल्फ, मतलब आपको रोज मेहनत करनी चाहिए सर। और आप अगर देखें सर मेरी परसेंटेज, अटेंडेंस की परसेंटेज, आई थिंक सर दैट इज गुड, आई थिंक बेस्ट 100%। लेकिन बस वही फिजिकल एजुकेशन में 2 नंबर द्वारा प्रैक्टिकल में कटा, उससे बड़ा दुख होता होगा कि यार मैं रेगुलर भी रहा, सब काम भी किया, लेकिन 2 नंबर मेरा कट गया। सर वो दुख इस बात का है कि मैंने उसमें कोई गलती नहीं थी ना सर, मैं बाहर था। ये देखो परफेक्ट एक्सप्रेशन है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है कि किया किसी और ने और सजा किसी और को मिली। चलो कोई बात नहीं, बहुत टाइम हो गया है। एक चीज बताता हूँ कि कंसिस्टेंसी का मैं मतलब बताता हूँ। इसके दर कर दो सर, कर दीजिए। अगर स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, एंड दिस इज सक्सेस, दिस इज योर जर्नी, ये डेज हैं। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे सर, तो लाइन इज मेड अप ऑफ पॉइंट, कई सारे पॉइंट को जोड़ के। वही मैं बता रहा हूँ कि दिस इज द पाथ एंड पॉइंट इज द डे। आपका रोज का जो दिन है, हर रोज वो एक पॉइंट है। अगर आप एक भी पॉइंट मिस करते हैं इसमें से, मान लीजिए ये आपकी सॉरी कोई नहीं। हाँ, अगर मान लीजिए ये आपकी एक लाइन है सर, और अगर इसको आप यहां से ऐसे इरेज करते हैं सर, तो मान लीजिए एक दिन का इरेज किया आपने, सर ये देखिए आप कहाँ पे चले जाएंगे। दिस इज द वायर कनेक्टिंग बिटवीन दिस एंड दिस, सक्सेस एंड स्टार्टिंग पॉइंट सर। तो आपको ये नहीं तोड़ना है, भले आपकी जो ये चीज हो, भले ये ऐसे हो सर, ऐसे भले हो, इतना टाइम आप दे रहे हो पढ़ने में, इतना दे रहे हो, लेकिन देना है रोज सर, दे रहा है पढ़ाई में, लेकिन पहुंच जाओगे आप सर। किसी भी बच्चे का ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज द आइडियल केस सर। तो अगर आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, तो ये आपको बहुत सीखना ही पड़ेगा, कर्व और ये सब। तो इस वे में आई थिंक जो अच्छे बच्चे पढ़ने वाले हैं वो समझ जाएंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। यानी y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला स्ट्रेट लाइन वाला फॉलो करना है। और अच्छा, वो तो अलग डायरेक्शन में चली गई, और ये साइन वाला, ओके। तो यही फॉलो करना चाहिए, या तो ये या तो ये, बस ये सर। ये फॉलो नहीं हो पाता सर। दिस इज द आइडियल केस, यस सर, दिस इज द आइडियल केस। आई थिंक 0.1% बच्चे इसको फॉलो करते हैं सर। मैंने भी नहीं करा था सर, मेरा इतना नहीं था, बट मेरा सर ऐसे ही था सर, हल्का सा। बस इसके आपको इसके पास रहना है, जितना आप रह पाओ पास। बिल्कुल। आपको ये अपना मैग्नीट्यूड छोटा करना होगा, टाइम वेस्ट करना है। तो चलो फिर एंड किया जाए वीडियो सेशन। ये आई थिंक बहुत टाइम ले लिया है, और बस अगली वीडियो के लिए वेट करिए, क्योंकि अगली वीडियो जो आने वाली है
वो स्ट्रेटजी पे आने वाली है, क्या आप उसमें प्रोवाइड करना चाहते हो, जरा बताना। मैं पूरा प्लान प्रोवाइड कराऊंगा, जैसे कि आपको क्या बुक्स पढ़नी चाहिए, कब स्टार्ट करना चाहिए, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि आपको कब स्टार्ट करना है, कौन सी बुक पढ़नी है, कब तक पढ़ना है, ये भी है सर। बिल्कुल, कब तक पढ़ना है, कब तक रिवाइज करना है, और उसके साथ साथ पूरी स्ट्रेटेजी की आपको इस टाइम क्या पढ़ना है, इस टाइम क्या पढ़ना है, इस टाइम क्या करना है, और टाइम टेबल सर मैं नहीं बताऊंगा। हाँ। हर बच्चे का अपनी अपनी परिस्थिति है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हर एक इंसान का अलग अलग लाइफ स्टाइल है जी सर। किसी को कुछ काम करना, किसी को कुछ करना है, तो उसको बस मैं थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि हाँ। आपको इतना इसको देना है टाइम, इस सब्जेक्ट को इतना देना है, बस इतना ही बता पाऊंगा। यानी टाइम मैनेजमेंट वो खुद कर लेगा, टाइम मैनेजमेंट वो अपने आप बहुत से करे बढ़िया। जी। तो और ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सुबह उठ के ही पढ़ो, जल्दी उठ के पढ़ो, रात में भी आप पढ़ सकते हो। बिल्कुल सही बात। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप, मैं तो सर मैं नाइट स्टूडेंट था, मतलब नाइट मैं रात नाइट आउल सर, तो मैं सर रात में पढ़ता था। पेरेंट्स मेरे थे 2-3 बजे सर, वो उठते थे जैसे टहलने को या कुछ भी सर। पापा जी तो बाहर ही थे, पिताजी बाहर थे, नाना जी ने मेरा पूरा सपोर्ट किया है। तो वो जब उठते थे तो वो 3 बजे उठते थे सर। आप अगर गांव के लोगों को देखोगे तो 3 बजे उठ जाएगा, दे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो मैं सोता था जब वो उठते थे, सोचिए आप, जब वो उठ जाते थे तब मैं सोने जाता था सर। तो वो मुझसे कहते थे कि तुम क्या चौकीदारी करते हो रात में घर की। तो दैट वाज द वर्ड, एंड आज मैं शायद हाँ यहाँ पे हो। बहुत अच्छा लगा अनुभव। और आज मैं चाहूंगा कि जो वीडियो है ये, जिसको इंड तुम ही करो। नहीं सर, बिल्कुल आप करिए सर। मैं क्या चलो तो फिर अभी हम ही इंड कर देते हैं, तो आप वेट करिए अगली वीडियो का, बहुत जल्दी। और रिस्पेक्ट करते रहिए टीचर्स। हाँ बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। और जो आपको क्वेरी लेना है अनुभव से या इस चैनल से, इस चैनल के माध्यम से तुमको मिल जाएगी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, जो भी बच्चे चाहते हैं कि हम भी कुछ सक्सेस को पाएं, हम भी कुछ अचीवमेंट करें, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और ये चैनल जरूर याद रखिएगा, दैट इज, क्योंकि ये बहुत लोगों की जान है, एंट्रेंस एंड वर्ड सर, क्योंकि यही आपकी सक्सेस का एंट्रेंस होगा सर। दिस इज द एंट्रेंस ऑफ योर सक्सेस, इसको कभी नहीं भूलिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।